Hello, dear all. Nikhar here from Fatma Teachers Training College. In this series, we are discussing on language and thinking. On the same, we will discuss today. अब लोगों के स्क्रीन पर आ रहा है ये। Yes, sir. Yes, ओके। तो हम लोग डिस्कस करने वाले फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज के ऊपर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था, उनका डिमांड रहा है कि इसको एक बार फिर से समझा दिया जाए। तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज को या लैंग्वेज के डेवलपमेंट को किसी भी व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं प्रभावित कर देते हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट आप देख सकते हैं कि भाषाई विकास व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द से आप लोग परिचित हैं। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है? यानी सब में एक जैसी क्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। तो भाषाई विकास में भी यही होता है, सब में एक जैसा भाषाई विकास नहीं हो पाता है। यानी किसी बालक में ये तेज गति से होता है तो किसी बालक में धीमी गति से भी होता है। तो कुछ तो ऐसा कारण रहता होगा जो भाषाई विकास को प्रभावित कर देता है, पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में, जिसके होने से भाषाई विकास किसी बालक में तीव्र गति से होता है और उसके ना होने से भाषाई विकास धीमी गति से होता है। उन सारे फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं। उसमें पहला फैक्टर है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको पता है। पहला है इंट्रोवर्ट और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति जो होते हैं दूसरों से कम घुलते मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दूसरों से कम मिले मेल जोल होगा हमारा, तो भाषाई विकास में जो चीजें दूसरों से हमें प्राप्त हो सकती थी, हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो जो अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं उनमें भाषाई विकास धीमी गति से होता है। लेकिन जो बालक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले होते हैं, यानी दूसरों के साथ जिनका मेल-जोल ज़्यादा अच्छा तरीके से हो पाता है, वो दूसरों से भी बहुत सारे शब्दों को ग्रहण करते हैं और उनकी भाषाई विकास तेज गति से होती है। इसके बाद है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। मैच्योरिटी का मतलब होता है जो भी स्वर यंत्र हैं जो बोलने में हमारी मदद करते हैं, जिनकी मदद से हम कुछ शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं। अगर वो सारे अंग मैच्योर हैं तो लैंग्वेज में क्लैरिटी रहेगी, वो और ज़्यादा डेवलप होगा। अगर ये स्वर यंत्र डेवलप नहीं हो पाए हैं सही तरीके से, तो जितना लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाएगा। तो स्वर यंत्र में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे आपका होंठ, दाँत, जीभ, तालु, गले की बनावट, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जिससे हमें बोलने में मदद मिलती है। अगर ये चीज़ें सही ढंग से काम कर पाती हैं, तो आप पाएँगे कि कोई भी बालक सही तरीके से अपना भाषाई विकास कर पाता है। इसके बाद है हेल्थ। जो बालक अगर स्वस्थ रहता हो, तो स्वस्थ रहने वाला बालक अपने मित्र मंडली के साथ खेलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा, दूसरों के साथ उसका इंटरेक्शन भी होता रहेगा, इससे भाषाई विकास तीव्र गति से होता रहेगा। लेकिन अगर कोई बालक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर है, अनहेल्दी रहता है, बीमार रहता है, तो वैसे स्टूडेंट में एक समस्या पाई जाती है कि दूसरों से उसका मेल-जोल कम हो पाता है। तो ये एक सीधी-सीधी वजह है जिससे भाषाई विकास प्रभावित हो जाती है। इसके बाद है सोशल इकोनॉमिक लेवल, सामाजिक आर्थिक स्तर।
जिन बालकों के परिवार का सामाजिक बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड तगड़ा रहता है, तो देखा गया है कि उन्हें सारी सुविधाएँ मौजूद रहती हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्हें मिल पाती है, अच्छे माहौल में जीते हैं, जिसके वजह से उनमें भाषाई विकास ज़्यादा तेज़ देखा गया है। इसके उलट जिनका सामाजिक लेवल भी डाउन है और इकोनॉमिक लेवल भी डाउन है, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं और सामाजिक रूप से भी वंचित तबके से आते हैं, तो उनका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट वैसा नहीं हो पाता, जितना उस उम्र के बाकी बालकों का होता है। इसके बाद है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की विधियाँ। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि टीचर कड़े स्वभाव वाले होते हैं। बहुत कह सकते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है वहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव रहता है। तो ऐसे माहौल वाले जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ के बच्चे डरे सहमे हुए रहते हैं, किसी सवाल को पूछने में हिचकते हैं, आपस में बातचीत करने में भी उन्हें असुविधा होती है। तो वहाँ पर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन लैक हो जाता है। लेकिन जिस स्कूल में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उस स्कूल में आप देखेंगे कि सभी बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, या आप कह सकते हैं एक-दूसरे से इंटरैक्ट होने पर कोई समस्या नहीं होती है, स्कूल के द्वारा इस चीज़ को प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो वहाँ के बच्चों में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट तेज़ देखा जाएगा। इसके बाद है द्विभाषावाद। सॉरी, द्विभाषावाद, डुअल लैंग्वेज कांसेप्ट। कई परिवार में या कई लोकेलिटी में ये देखने को मिलता है कि एक से अधिक भाषाएँ वहाँ बोली जाती हैं। अब मान लेते हैं बच्चा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ अंग्रेजी में ही पूरी बात हो रही है, ज़ीरो हिंदी का कांसेप्ट है। वो अपने घर में आ रहा है तो हिंदी में, नागपुरी में, मैथिली में, भोजपुरी में बात कर रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न उसके माइंड में होता है, एक डायलेमा में वो रहता है कि हमें वास्तव में किस लैंग्वेज के साथ जाना है, तो बड़ी असुविधा होती है। इससे बचने का आसान तरीका है कि बच्चे की अ, जो आरंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए और जब तक मातृभाषा पे काफ़ी अच्छी पकड़ ना हो जाए, तब तक दूसरी भाषा का ज्ञान उसको नहीं दिया जाना चाहिए। एक भाषा हमेशा दूसरी भाषा को सीखने में मदद पहुँचाती है। आपको लगता होगा कि एक लैंग्वेज हमने सीख लिया, तो दूसरे लैंग्वेज को सीखने में बाधा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि एक भाषा हमेशा दूसरी भाषा को सीखने में आपकी मदद करती है। कारण है ना कि कुछ वर्ड, कुछ चीज़ों के बारे में आप कंडीशन्ड हो चुके होते हैं। आप उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। अब आपको लगेगा कि इस चीज़ को इस भाषा में क्या कहते हैं, इस लेवल तक फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदद करता है। तो डुअल लैंग्वेज का कांसेप्ट जहाँ पर है, वहाँ भाषाई विकास थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन अ, आगे चल कर के एक भाषा पे पकड़ होने के कारण अगर दूसरी भाषा सिखाई जाए तो वहाँ पर भाषाई विकास तेज़ गति से होता हुआ दिखेगा। इसके बाद है मल्टीपल बर्थ। कोई बड़ा-सा परिवार है, वहाँ पर ढेर सारे बच्चों का यदि जन्म हो रहा है, तो बच्चे उपेक्षित रह जाते हैं। फिर जो उसके उससे बड़े उसके कज़न होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं, उनको देख कर के वो भाषाओं को सीखता है। तो अगर उनको देख कर के वो सीख रहा है, वो गलत प्रोनंसिएशन कर रहे हैं, गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों में भी जो उसके बाद वाले बच्चे हैं, उसमें भी वो समस्या आ जाती है, जो कि लैंग्वेज डेफिशिएंसी का एक एग्ज़ाम्पल है। तो मल्टीपल बर्थ कहीं न कहीं भाषाई विकास के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मल्टीपल बर्थ वाले फैमिली से बच्चा बिलॉन्ग करता है, तो भाषाई विकास उसकी मंद होगी या उसके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। इसके बाद है जेंडर डिफरेंसेस। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, ये डिफरेंसेस है, अंतर है। माना जाता है कि 2 साल की उम्र तक तो पता नहीं चल पाता, लेकिन 2 साल के बाद ये देखा गया है कि लड़कियों में भाषाई तीव्रता ज़्यादा रहती है। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की इंटेंसिटी फीमेल चाइल्ड में ज़्यादा होती है, लेकिन मेल चाइल्ड में कंपैरेजनली थोड़ी स्लोली होती है। तो जेंडर डिफरेंसेस भी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। एक ही घर में अगर 2 बच्चे हैं, कज़न अगर हैं,
एक लड़का है और एक लड़की है, सेम उम्र का है, तो आप देखेंगे कि लड़की ज़्यादा तेज़ गति से भाषाई विकास कर पा रही है, लड़के उसके मुकाबले कहीं न कहीं थोड़ा पिछड़ जाते हैं। इसके बाद है इंटेलिजेंस, बुद्धि। आईक्यू जिसका जितना तेज़ रहता है ना, वो उतना ही ज़्यादा लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर पाता है या उसकी भाषाई विकास उतनी तीव्र होती है। ये सीधा-सीधा आईक्यू के साथ जुड़ा हुआ मसला है। देखिए, लैंग्वेज में क्या होता है, कुछ शब्दों के बारे में हम जानते हैं, कुछ नियमों के साथ हमारा समावेश होता है, उनके साथ रोज़ हमारा मिलना-जुलना होता है। तो आप जानते हैं कि अपनी वास्तविक उम्र से जितना अधिक आगे जाकर के हम अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, वही हमारा आईक्यू होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स भी आपके ग्रुप में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डाल रखा है। काइंडली आप लोग उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा सीरियसली, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी वहाँ से। तो अगर मान लेते हैं 4 साल का बच्चा है, लेकिन 6 साल का बच्चा जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिस तरह से वाक्य का निर्माण करता है, अगर ये वैसा करना सीख चुका है, वैसा ही कर पा रहा है, तो आप ये आसानी के साथ कह सकते हैं कि इस बच्चे में भाषाई विकास काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। ये डायरेक्टली उसके आईक्यू से निर्धारित होता है। तो आईक्यू भी एक मेजर डिटर्मिनेंट्स है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का। इसके बाद है साइज़ ऑफ द फैमिली। साइज़ ऑफ द फैमिली ये न्यूक्लियर फैमिली के लिए यूज़ होता है। मान लेते हैं एक ही माता-पिता के अगर कई संतान हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पर्याप्त रूप से वो अपने बच्चों पर समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर एक छोटा परिवार है, तो वहाँ पर माता-पिता का अपने बच्चों के साथ हर रोज़ मिलना-जुलना होता है। माता-पिता उम्र में बड़े हैं, बहुत सारे अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, जनरल डिस्कशन के दौरान। तो छोटे बच्चे उन शब्दों को सीखते हैं, लेकिन अगर माता-पिता के साथ उनका इंटरैक्शन नहीं हो पा रहा है और वो भी परिवार बड़ा होने की वजह से, इसमें जॉइंट फैमिली भी आ सकता है। अगर परिवार का आकार बड़ा है, जॉइंट फैमिली में रह रहा है या एक ही माता-पिता के ढेर सारे बच्चे हैं, इसमें उम्र का फासला बहुत ज़्यादा हो, माता-पिता ज़्यादा व्यस्त रहते हों, तो ये इंटरैक्शन ना मिल पाने की वजह से लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट धीमा होगा। अगर इनका इंटरैक्शन हो पा रहा है, तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट तेज़ गति के साथ होगा। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जो भी बालक अपने संवेगों का प्रदर्शन कर पाता है, तो उनके अंदर भाषाई विकास सामान्य या सामान्य से तेज गति के साथ देखी जा सकती है। लेकिन कोई ऐसा परिवार है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बच्चों को उतनी छूट नहीं देता हो, तो वहाँ पर पाया जाएगा कि बच्चे डरे-सहमे रहते हैं। वहाँ पर वो अपने इमोशंस को दबाने का प्रयास करते हैं, जिसके वजह से कहीं न कहीं जो एक इंटरैक्शन है, जो एक बातचीत का क्रम है, वो भंग हो जाता है, जिसके वजह से उनका ये जितना लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। अब इसके बाद हम लोग इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज में जो भी कमियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम लोग लैंग्वेज डेफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। तो लैंग्वेज डेफिशिएंसी यानी भाषा संबंधित विसंगतियाँ या कमियाँ। तो ये होता क्यों है? तो जो हमारे स्वर यंत्र हैं, अगर उसमें मैच्योरिटी का अभाव है, तो उसके वजह से भी हम उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं या किसी डिज़ीज़ की वजह से भी ऐसा हो पाता है। तो कोई भी वजह हो अगर, जिसके कारण हम लोग अपने स्वर यंत्रों पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो बोलते समय सही उच्चारण हम नहीं कर पाते। इसी को भाषा दोष कहा जाता है, भाषा संबंधित विसंगतियाँ कही जाती है, अंग्रेजी में लैंग्वेज डेफिशिएंसी कहा जाता है। तो लैंग्वेज डेफिशिएंसी या भाषा दोष जिस बालक में पाया जाता है, उसको हम लोग पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक को तय करते हैं हम लोग आईक्यू से भी और पिछड़े बालक को हम लोग तय करते हैं लैंग्वेज के एस्पेक्ट से भी। जब कभी भी आप लोग नोट्स बनाएँ या डिस्कस करें, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आईक्यू के साथ-साथ लैंग्वेज डेफिशिएंसी भी ये बताने में सक्षम है कि किसको हम लोग पिछड़े बालक की कैटेगरी में रखेंगे। और जो पिछड़ा बालक होता है, आप जानते हैं उसमें एक
समस्या पाई जाती है कि जीवन के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वो पिछड़ जाते हैं। तो उनका एकेडमिक तो पिछड़ेगा ही, साथ ही साथ जीवन के अन्य पक्षों में भी वो पिछड़ जाते हैं। क्योंकि जो बात कहनी है, जो बात उनके सामने में प्रस्तुत हुआ है, उसका वो सही मीनिंग नहीं निकाल पाते। लैंग्वेज डिफिशियंसी की वजह से अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने नहीं रख पाते। तो अपनी बात को दूसरों को सही-सही नहीं पहुँचा पाना, संप्रेषण संबंधी समस्या भी है, कम्युनिकेशन का भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन अपने साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? जब भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, तो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होगा। आज का ज़माना नॉलेज सोसाइटी कहलाता है और कम्युनिकेशन स्किल का ज़माना है। तो जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो आप किसी भी बिज़नेस में चले जाएँ, किसी भी प्रोफ़ेशन में चले जाएँ, जॉब में चले जाएँ, वहाँ आपको तमाम तरह की समस्या होगी। ठीक है? आम दैनिक जीवन से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, वहाँ पर भी आपको समस्या होगी। ठीक है? तो भाषाई दोष बहुत सारे समस्याओं को जन्म देता है। तो अब सवाल उठता है कि भाषा दोष होते कितने तरह के हैं? तो हम लोग देखते हैं, पहला है अनफेयर प्रोनंसिएशन, अस्पष्ट उच्चारण करना। अस्पष्ट उच्चारण करने की वजह से क्या होता है, अपनी बात हम दूसरों को सही समय पर और सही तरीके से नहीं समझा पाते हैं, जिसके चलते कम्युनिकेशन संबंधित प्रॉब्लम होता है और तमाम तरह की समस्याएं सामने आती हैं। इसके बाद है साउंड वेरिएशन, ध्वनि परिवर्तन। कई बार बोलते समय हम एक ही पिच में अपनी बात को कह जाते हैं, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। ये टीचिंग प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टिमुलस वेरिएशन का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान, तो उस समय जब आपका क्रिटिसिज्म होता है, तो आपको ये कई बार सुनने के लिए मिलता है, स्टिमुलस वेरिएशन का अभाव था या जो साउंड था उसका एकदम फ्लैट पिच था। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये माना जाता है कि स्टूडेंट को पूरी बात सही तरीके से समझ में नहीं आई। आप देखेंगे कई बार जो वक्ता होता है, वो पॉज़ लेता है, अपने 2 शब्दों के बीच में विराम लेता है, जहाँ उसको ज़रूरी लगता है। फिर किसी शब्द को ज़ोर से बोलता है, किसी शब्द को फ्लैट पिच में बोलकर निकल जाता है। ये तमाम तरह के तो जो उतार-चढ़ाव हैं उसके लैंग्वेज में, उसके संबोधन में, वो उसको प्रभावशाली वक्ता के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत सारे राजनेताओं में आप इस गुण को देख सकते हैं, बहुत सारे अभिनेताओं में आप इसको देखेंगे। इसके बाद है तीव्र अस्पष्टता, स्पीडी अनफेयर मूड। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि यदि आप काफ़ी तेज़ गति के साथ रीडिंग लगाते हैं, बिल्कुल सुपर फ़ास्ट वाले स्पीड में, तो आप देखेंगे कि खुद अपनी ही लाइन आपको समझ में आनी बंद हो जाती है। बहुत सारे बच्चों में ये समस्या पाई जाती है, जब वो रीडिंग देते हैं, तो इतनी तेज़ गति के साथ धड़-धड़ा के पढ़ते हैं, जिसकी वजह से समझ में ही नहीं आता कि ये बोल क्या रहे हैं या क्लियरली वो आपको सुनाई नहीं देता। तो बच्चों में ये समस्या होती है, कुछ बच्चों को कोई भी बात कहने की बड़ी हड़बड़ी रहती है। उनको लगता है दूसरों से पहले हम अपनी बात रख दें, तो वो स्पीड में बोल जाते हैं। स्पीड में बोलने की वजह से सुनने में समस्या आती है। ये भाषा दोष का एक प्रकार है। इसके बाद है स्टटरिंग, बहुत सारे बच्चे हकलाकर बोलते हैं। तो हकलाने में 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहला है कि आंतरिक कमज़ोरी और दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो स्टटरिंग को जन्म देती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे हकलाते हैं लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं, ठीक है? या उसके ऊपर हँसते हैं, उसके सामने में हँसते हैं। उसको ये बात काफ़ी चुभती है, बुरी लगती है। तो वो मन ही मन ये डिसाइड करता है कि अब मुझे बात करना ही नहीं। अब वो दूसरों से कटना शुरू कर देता है। तो एक तो लैंग्वेज डिफिशियंसी पहले से थी, दूसरा उसके इस स्ट्रैटेजी की वजह से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाता है। और लास्ट प्रकार है इसका ट्वीचिंग, तुतलाना। बचपन में ये आम समस्या होती है, जैसे दाँत देर से निकलना, ठीक है? गले में मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, तालू में मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है। तो इन वजहों से तुतलाने संबंधित समस्या होती है, जनरली ये दाँत से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ उम्र के बाद ये समस्या दूर हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में लंबे समय तक या जीवन भर के लिए ये बना रह जाता है। तो जिनके अंदर ये बना रह जाता है, आप देखेंगे कि दूसरों से बातचीत करने में वो हिचकते हैं, ठीक है? तो
उनके अंदर भाषाई विकास जिस तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता, उन्हें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जिससे प्रभावित होता है। ठीक है? तो जस्ट अ मिनट। अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना है थिंकिंग के ऊपर। तो थिंकिंग के ऊपर डिस्कस करने से पहले मुझे कुछ चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करना है। जैसे लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, वो डिपेंड ही करता है आपके आस-पड़ोस की बनावट, आपके परिवार की बनावट, किस तरीके से आप सोचते हैं, दूसरे आपके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, आपका हेल्थ कैसा है, आपका आईक्यू कैसा है। यही सारी चीज़ें आपके सोच को भी जन्म देती हैं, ठीक है? यही सारी चीज़ें आपके अंदर विचार की प्रक्रिया को भी जन्म देती हैं। मैंने कई बार आपके सामने दोहराया है कि मनुष्य अपने बैकग्राउंड का गुलाम होता है, अपने बैकग्राउंड का दास होता है। आप जिस तरह के समाज से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक वैसी ही आपकी सोच बन जाती है। वैसा ही आपके जीवन का लक्ष्य भी बनता है, वैसा ही आपका जीवन दर्शन भी हो जाता है। आप चूँकि एक ऐसे स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पर लंबे समय तक देखा गया फ्यूडलिज़्म का प्रभाव रहा है। फ्यूडलिज़्म का प्रभाव रहा है और दूसरा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था रही है। तो यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कॉमन सी बात है। ठीक है, यहाँ पर कास्टिज़्म कॉमन सी बात है। तो आपकी सोच में, आपके जीवन दर्शन में, आपके जीवन के लक्ष्य में ये बात शामिल हो जाती है। आप मैदानी क्षेत्र से अगर बिलॉन्ग करते हैं, तो या तो खेती की ओर जाएँगे या फिर गवर्नमेंट जॉब के प्रति आपका बहुत ज़्यादा झुकाव होगा। लेकिन अगर आप कोस्टल एरिया जो भारत के तटीय क्षेत्र वाले राज्य हैं, वहाँ से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बिज़नेस हो जाती है। यूपी, बिहार से अगर बिलॉन्ग करते हैं, तो या तो आप आईएएस, आईपीएस की ओर जाएँगे या फिर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल इन सारी चीज़ों में अपना करियर बनाने का सोचेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब तो है ही, ठीक है? लेकिन तटीय क्षेत्र से बिलॉन्ग करेंगे तो बिज़नेस रहेगा आपका। साउथ इंडिया से अगर आप हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोशिश करेंगे अपनी पैठ बनाने की या फिर बिज़नेस की ओर जाना पसंद करेंगे। ठीक है? तो हर क्षेत्र में जाने के बाद आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। वहाँ के लोगों की सोच बदल जाती है। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि एक लंबे समय तक आप पढ़ने-लिखने में समय लगाते हैं और यूपीएससी क्रैक करते हैं। ठीक है? जबकि बिहार और यूपी जो मैदानी क्षेत्र वाले राज्य हैं, यहाँ के लोग कहते हैं कि भई गवर्नमेंट जॉब बेस्ट ऑप्शन है, बिज़नेस में कभी फ़ायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, रिस्क ऑन लो। तो अपनी-अपनी सोच आपकी होती है। ये सोच निर्मित कैसे होती है? ये सोच निर्मित होती है आपके बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से या जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के लोगों की थिंकिंग जैसी है, वैसी ही आपकी सोच भी बन जाती है। जीवन का लक्ष्य आपने तय कर लिया। अमेरिका में आप होंगे, तो आपकी चिंता ये रहेगी कि कैसे हम अपनी फैक्ट्री को दुगुना कर लें, तिगुना कर लें, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा लें, नए-नए एरियाज़ को खोजें, नए-नए मार्केट्स को खोजें। अगर आप केरल से बिलॉन्ग करते हैं, तो लगेगा कि कैसे हमारे पास नावों की संख्या बढ़ जाए, नारियल की खेती को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो अलग-अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, वहाँ की मानसिकता का प्रभाव उनके विचार की प्रक्रिया पर पड़ता है। ठीक है? अब विचार की प्रक्रिया जो होती है, उसका डोज़ है, उसका ओरिजिनल खुराक है, आप कह सकते हैं लैंग्वेज। क्योंकि सोचना संभव ही हो पाता है भाषा के आधार पर। अगर लैंग्वेज नहीं हो, तो सोचने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। लैंग्वेज नहीं हो तो कम्युनिकेशन फिर भी हो जाएगा, लेकिन लैंग्वेज नहीं हो तो सोचने की प्रक्रिया असंभव है, नहीं हो पाएगी। तो यही वजह है कि जब भी थिंकिंग की बात आती है, तो हमें सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में जानना पड़ता है। ठीक है? तो अपने नेक्स्ट सेशन में आज आपका दूसरा सेशन भी रहेगा। अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे थिंकिंग के ऊपर।